दोस्तों, स्टडी कूल प्रेम में आपका स्वागत है। और आज का हमारा कोटेशन रहेगा, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कहने का मतलब है कि अगर जिंदगी में आगे जाना है या फिर अपने मुकाम को हासिल करना है, जो भी आपने डिसाइड किया है, तो उसके लिए हमें खुद ही अपने आप को आगे की तरफ जो है पुश करना पड़ेगा। और इस ये काम जो है कि हम आगे बढ़े, ये कोई नहीं करता। इसके लिए जो है हमारे अंदर खुद ही डिसिप्लिन और फोकस जैसी चीज़ होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। और आलस जो है कोसों कोसों दूर तक नहीं रहना चाहिए ज़िंदगी में, तब भी हम अचीव कर सकते हैं जो हमें लाइफ में चाहिए। तो आगे हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजी। तो आज है इसका पार्ट 2, जो हम लोग देखेंगे अपना इकोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो जो इसके अंदर टॉपिक रहेगा, एक रहेगा क्लासिफिकेशन इकोसिस्टम का। उसके बाद में होमोस्टेसिस क्या होता है, और उसके बाद इकोटोन। और उसके बाद में रहेगा निके, बायोम्स और बायोस्फीयर। और इसके बाद में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा आज का। तो चलते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम पे। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारा इकोसिस्टम है किसी भी चीज़ का, ये दो जगह पे जो है हम लोग को विजिबल रहता है या फिर हम लोग देख सकते हैं। एक तो है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो हमारा लैंड वाला एरिया हो गया। और दूसरा है हमारा एक्वेटिक। तो जो दूसरा हमारा एक्वेटिक है, ये डिपेंड करता है, और जो ये पूरा इन्होंने एक तरीके से जो है डिफाइन कर रखा है, फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर या मैराइन वाटर। ये जो डिफाइन कर रखा है, ये कर रखा है कैटेगराइज इसको सैलिनिटी के बेसिस पे। और अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, जहाँ पे हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट देखने को मिलते हैं, तो ये जो यहाँ पे फिजिकल फिनोमिना होता है, या फिर जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है, सनलाइट है, तो उसके बिहाफ पे जो है इनको एक तरीके से डिवाइड कर रखा है एल्टीट्यूड लैटिट्यूड वाइज। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस क्या होता है। तो कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज जो कि अपना खुद का जो उसका टेम्परेचर है या फिर प्रेशर है या फिर आसपास का जो इन्वायरमेंट है, अगर वो अपने आप उसको रेगुलेट कर पाती है, ये उसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा जो उसका इन्वायरमेंट अगर वो मेंटेन रहता है, मतलब कि ना बढ़ता है ना घटता है, या फिर जो भी सुइटेबल है, तो उसी कैपेसिटी को जो है बोल दिया जाता है होमोस्टेसिस, जो कि उसकी प्रोसेस है। अब आगे चलते हैं इकोटोन पे। तो इकोटोन में जनरली होता क्या है कि जो ट्रांजिशन एरिया होता है दो इकोसिस्टम के बीच का, उसको बोला जाता है इकोटोन या फिर जोन ऑफ टेंशन। तो नॉर्मली होता क्या, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया लैंड वाला एरिया, और दूसरी तरफ हमारा हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इन दोनों के जो बीच का एरिया, जहाँ पे थोड़ा मतलब लैंड वाला एरिया और जो एक्वेटिक सिस्टम का जो थोड़ा पोर्शन मिक्सअप होएगा, तो उसको बोला जाता है ट्रांजिशन जोन। तो इसी जो एग्जांपल है, ये है हमारा मार्स लैंड का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है लैंड एरिया में ग्रासेस टाइप से मिल गया है, फिर कोई बर्ड मिल गई, ठीक है। और एक्वेटिक में हम लोग देखते हैं तो फिश मिल गई, या फिर जैसे कि डक टाइप से सिस्टम हो गया इनका, स्पीसीज का। लेकिन जब हम ट्रांजिशन जोन में जाएंगे, तो हमें यहाँ पे जो मिलेंगे वो मिलेंगे अलग टाइप के स्पीसीज, मतलब कि जो लैंड से और जो एक्वेटिक सिस्टम है उससे थोड़े डिफर रहेंगे। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इकोटोन जो है वो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो है सुइटेबल इन्वायरमेंट ज़्यादा रहता है। अब जो ये जोन ऑफ टेंशन है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज जो है घट रही है या बढ़ रही है। तो जो स्पीसीज इसके अंदर मतलब एक तरीके से न्यू डेवलप होके आगे बढ़ रही है, ठीक है, या फिर जो नॉर्मल बोल सकते हैं कि हम उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बाकी के स्पीसीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो उसको बोला जाता है एज स्पीसीज नॉर्मली। और जो ये पूरा इसका इफेक्ट रहता है इकोटोन के अंदर, उसको बोला जाता है एज इफेक्ट पूरा इसको। तो ये हो गया हमारा इकोटोन का। बाकी इकोटोन में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी और जो इनकमिंग और जो आउटगोइंग कम्युनिटी है वो हम इसके अंदर देख सकते हैं एक तरीके से। बाकी आगे आता है हमारा निके। तो निके क्या होता है, कोई भी जो स्पीसीज है उसका क्या होता है आमतौर पर कि पर्टिकुलर स्पीसीज का एक ही तरीके का इकोसिस्टम रहेगा,
तो वो उसका पर्टिकुलर एरिया हो गया या फिर कुछ उसका फंक्शन हो गया, उसको एक तरीके से बोला जाता है निके, ठीक है। और ये हर स्पीसीज का अपना अलग होता है, मतलब कि दो स्पीसीज का जो है हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक जैसा ही रहेगा, नहीं। जो रहेगा, जो भी स्पीसीज रहेगी, हर किसी का अपना पर्टिकुलर अलग रहता है। अब इसके अलावा अगर हम टाइप देखते हैं तो किस किस बेसिस पे हो सकता है, अगर मान लो वो जहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से रहेगा, तो उसको हम लोग कह देंगे हैबिटेट निके करके। इसके अलावा अगर उनका खाने का पैटर्न अलग है या फिर डिकम्पोज का जो उनका पैटर्न है वो अलग है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको बोल देंगे कि उनका पैटर्न अलग है खाने का। तो उसको हमने बोल दिया कि ये है फूड निके, मतलब कि स्पीसीज को जो है कैटेगराइज कर दिया फूड बेसिस पे। इसके अलावा अगर वो अपने आप में कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं या फिर जो भी उनका प्रोसेस है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, उसका जो प्रोसेस है उसके हिसाब से जो है रिप्रोडक्टिव निके होता है। और अगर कोई भी उनका पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए कि लैंड अलग टाइप से है या फिर टेम्परेचर वहाँ का अलग है, ह्यूमिडिटी हो गई या फिर कोई भी अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो जो फिजिकल और जो केमिकल निके जो हम लोग कह सकते हैं वो रहेगा अलग। अब इसके आगे हमारा टॉपिक आता है बायोम्स। तो बायोम्स में जनरली होता क्या है कि ये एक जो है इकोलॉजिस्ट थे, फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट। इन्होंने 1916 में जो है इस टर्म को कॉइन किया था, मतलब कि इन्होंने एक तरह से सजेस्ट किया था कि बायोम जैसा टर्म रहना चाहिए कोई भी जो बायोटिक कम्युनिटी है उसके लिए। फिर नॉर्मली हुआ क्या कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग एरिया में रहते हैं या फिर जो आसपास का उनका इन्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उसको जो है एक तरीके से बायोम बोल दिया जाता है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये हमारा पिरामिड शेप है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक तरफ तो हमें देखने को मिलेगा जो ट्रॉपिकल रीजन हो गए, फिर टेम्परेट हो गया, फिर सब आर्टिक हो गया या फिर आर्टिक हो गया। कहने का मतलब है कि पहले हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा ठंडा रीजन, फिर उसके बाद में हम लोग जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो हमें जो हॉट रीजन देखने को मिलेगा। और ये है हमारी ह्यूमिडिटी, जिसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ड्राइनेस का लेवल जो है वो कैसे बढ़ रहा है लैटिट्यूड वाइज। और बाकी टेम्परेचर देख लिया हमने ये लॉन्गिट्यूड वाइज। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ठंडे एरिया में क्या रहता है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, लेकिन जब हम जो है ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया में जाने लगते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है एक तरीके से हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो उसके हिसाब से हमने देखे तो ट्रॉपिकल एरिया में हमें क्या मिलेगा, या तो हमें फॉरेस्ट मिलेंगे या हमें ग्रासलैंड मिलेगा या डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। सेम चीज हमें जो है ये मिलेगा कहाँ पे, टेम्परेट रीजन में। और जब हम सब आर्कटिक रीजन में आ जाएंगे तो हमें जो है कौन टाइप के एक तरीके से जो मिलेंगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं बोरियल फॉरेस्ट। और जहाँ पे एक तरीके से जो है बायोम या फिर बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है कुछ चीज़ें जो है जो हमें बाकी के एरिया में मिलती है वो एक तरीके से एब्सेंट रहेगी, तो हो गया हमारा आर्कटिक वाला रीजन। तो हम लोग ये थोड़ा इसको डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें कोल्ड एरिया मिलेगा, और नीचे की तरफ जाते जाएंगे ट्रॉपिकल की तरफ तो हमें वार्म एरिया मिलेगा। सेम चीज़ अगर हम ड्राइनेस की तरफ जाएंगे, तो अगर हम ईस्टर्न साइड जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगी पर्टिकुलर जो वेट एरिया देखने को। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें ड्राइनेस वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। तो इसी के हिसाब से जो है ये वार्म डेजर्ट हो गया या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया या फिर सवाना हो गया, मतलब कि वहाँ पे ग्रासलैंड और डेसिडियस दोनों टाइप की हम लोगों को जो है फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद में रेन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो वार्म डेजर्ट हो गया जो बिल्कुल सूखा हुआ इलाका हो गया, ठीक है। अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो जो ट्रॉपिक एरिया में जो ग्रासलैंड मिलता है उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोल देते हैं। सवाना में क्या रहेगा कि जो ट्रॉपिकल रहेगा तो इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, कुछ ग्रासलैंड की रहेगी और कुछ रहेगी डेसिडियस फॉरेस्ट की। तो यहाँ पे जो ड्राइनेस या वेटनेस है वो एक तरीके से इक्विलिब्रियम में रहेगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बैलेंस फॉर्म में रहेगी। इसके अलावा क्या होता है कि डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं जो कि एक तरीके से टाइम आने पे अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनको बोल देते हैं डेसिडियस। उसके बाद में जहाँ पे हमें प्रॉपर रेन देखने को मिलेगी तो वो हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर जब हम टेम्परेट रीजन में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेंगे, टेम्परेट डेसिडियस मिलेंगे, फिर यार मिलेगा देखने को एक तरीके से पर्टिकुलर एरिया का, और कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आएंगे हमारे बोरियल फॉरेस्ट, टुंड्रा, और बाकी हमारा रहेगा पोलर एरिया। तो इसको अब हम लोग आगे देखते हैं। तो नॉर्मली है क्या, जैसे कि हम लोगों ने इधर देख लिया कि
एक तो हमें टुंड्रा वाला एरिया मिल गया। तो टुंड्रा वाला एरिया कहाँ पे मिलेगा, जो हम लोग बोले, या तो हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर पे मिलेगा, साउथ हेमिस्फीयर पे मिलेगा, और बिल्कुल हमें मिलेगा पोल की साइड में। तो यहाँ पे हमें किस तरीके का फ्लोरा फ्योना अगर देखने को हम लोग देखें, तो यहाँ पे एक तो हमें ट्री देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो छोटी छोटी श्रब्स होती हैं, जड़ी बूटियां टाइप से, वो हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पे एक तरीके से। और यहाँ पे अगर हमें फ्लोरा देखना है, मतलब कि प्लांट वगैरह देखने को देखें, तो या तो हमें लाइकन मिलेगा, मोसिस मिलेगा, या फिर सेजिस मिलेंगे देखने को। और इसके अलावा जो रेप्टाइल होता है या फिर किसी भी तरीके का हम लोग बोलते हैं कि मैमल हो गया, एनिमल हो गया, वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेंगे। कहाँ पे, टुंड्रा वाली रीजन में। अब आते हैं टियागा वाला रीजन। तो टियागा वाला जो रीजन रहता है नॉर्मली, ये रहता है हमारा जो नॉर्थन यूरोप की साइड में, नॉर्थ के बाद में जो हमारा एशिया हो गया और जो नॉर्थ अमेरिका हो गया, वहां पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो टेम्परेचर है वो टुंड्रा के मुकाबले जो है थोड़ा हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा बेस्ट मिलेगा देखने को। तो इसी को हम लोग जो है एक तरीके से बोरियल फॉरेस्ट भी बोल देते हैं वहाँ के एरिया को। और यहाँ पे नॉर्मली हमें जो है ये कोन वाले मिलेंगे, जो फॉरेस्ट या वेजिटेशन, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कोनिफेरस एवरग्रीन। तो नॉर्मली इसके अंदर हमें पाइन फिर ये सब देखने को मिलेंगे। अगर हम फ्लोना की बात करते हैं, एनिमल या बर्ड की, तो हमें यहाँ पे हॉकिन मिलेगा, या फिर कार्निवोरस मिलेंगे, या छोटे छोटे जैसे मिंक हो गए, या फिर साइबेरियन टाइगर है, ये सब चीज़ें हमें देखने को इधर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम आते हैं टेम्परेट डेसिडियस पे, तो जो टेम्परेट रीजन में जो डेसिडियस वाला है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमें जो है टेम्परेचर क्या मिलेगा, एवरेज देखने को मिलेगा एक तरीके से, क्योंकि टेम्परेट वाले एरिया है। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें सेंट्रल और जो साउथर्न यूरोप है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ईस्ट नॉर्थ अमेरिका हो गया, या फिर जो वेस्टर्न चाइना जापान न्यूजीलैंड वाला एरिया हो गया, वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें नॉर्मली देखने को क्या मिलेंगे, जो ट्री रहेंगे, जैसे कि बीच ओक मैपल चेरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो एनिमल मिलेंगे वो हमें मिलेंगे, जैसे वर्टिब्रेट हो गए, जो कि रीढ़ की हड्डी जिनकी होती है वो वाले एनिमल, या फिर इनवर्टिब्रेट हो गए, जिनकी रीढ़ की हड्डी एब्सेंट होती है, वो वाले हो गए। और जनरली जो ये एरिया है, यहाँ पे हमें जो एग्रीकल्चर वाला एरिया देखने को ये मिलता है। इसके अलावा अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो रेन फॉरेस्ट से ही पता चल रहा है हमें कि ये इक्वेटोरियल रीजन के आसपास वाला एरिया होगा, और जो कि कुछ जो एक्सटेंशन रहेगा वो ट्रॉपिकल रीजन में भी रहेगा। तो यही इसके अंदर बताया कि ट्रॉपिकल एरिया रहेगा इक्वेटोरियल रीजन वाला, जहाँ पे हमें टेम्परेचर और रेनफॉल जब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जब हमें पता चल गया कि टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिल गया है, तो हमें यही पता चलेगा जो ज़्यादातर जो एरिया होता है अर्थ का, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है कवर करते हैं अराउंड 7%। और वर्ल्ड के अगर अकॉर्डिंग हम लोग देखें, जैसे प्लांट या एनिमल देखें, तो 40% स्पीसीज हमें यहीं पे देखने को मिलती है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी स्टेटमेंट से उठ के आते हैं, तो इसको माइंड में जरूर रखना है। इसके अलावा हमें जो यहाँ पे प्लांट मिलेंगे वो स्टोरी वाले मिलेंगे, मतलब कि मानो जैसे कि एक गुच्छा हो गया, उसके ऊपर एक बड़ा सा गुच्छा हो गया, इस तरीके का हमें मिलेगा। तो उससे क्या रहता है कि इनको जो है ना, कि ये कोन टाइप का पूरा पैटर्न सा हो जाता है, जिसको कनोपी बोल देते हैं, टॉप जो इनका एरिया होता है उसको। इसके अलावा अगर हम सवाना वाला एरिया की बात करते हैं, तो सवाना वाला एरिया हमें जो मिलेगा जनरली, ये मिलेगा ट्रॉपिकल में, कहाँ पे, अफ्रीका वाला जो रीजन है वहाँ का। तो यहाँ पे हमें ग्रासलैंड मिलेंगे, तो जहाँ पे हमें ग्रासेस देखने को मिलेगी, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे हमें वो फ्लोरा फ्लोना मिलेंगे जो मतलब भागने दौड़ने वाले या रेंगने वाले हुए, वो ज़्यादा मिलेंगे देखने को। तो जैसे कि यहाँ पे हमें एंटीलोप मिल गया, बुफेलो मिल गया, जैफरा मिल गया, एलिफेंट मिल गया, राइनो मिल गया, ये मिल गए। और भागने दौड़ने वाले जैसे मांसाहारी में हमने देख लिए, तो क्या हो गए हमारे, लायन हो गया, चीता हो गया, मंगूस हो गया, या फिर जो छोटे मोटे चूहे जैसी चीजें होती है जिन्हें रोडेंट बोल देते हैं, वो देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा आते हैं ग्रासलैंड के बारे में। तो ग्रासलैंड हमें जो है, हम देखें तो आमतौर पर हमें जो है ये जो हमारा टेम्परेट वाला कंडीशन है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है। बाकी बाद में जहाँ पे रेनफॉल कम रहती है, तो वहाँ पे क्या है कि ग्रासेस ही डेवलप हो पाती है जनरली। तो जैसे कि हमारा यूक्रेन हो गया, या फिर नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पे जो डोमिनेटेड एरिया मिलेगा, ये हमें ग्रासेस का मिलेगा। और इसके कारण हमें यहाँ पे जो है हर्बीवोरस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे,
जैसे कि मानो कि एंटीलोप हो गया, कैटल हो गया, या फिर पेरियार डॉग हो गया, वॉल्फ हो गया, ये देखने को मिल गया। इसके अलावा अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट से पता चलता है कि सूखा इलाका है। मतलब कि यहाँ पे क्या रहेगा कि रात बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, दिन रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलेगी या फिर एक तरीके से एब्सेंट रहेगी। और ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे कम रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखने को, यहाँ पे हमें वो फ्लोरा फ्लोना मिलेगा। जैसे मानो कैक्टस होता है, वो क्या करता है कि वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेता है। और जो आसपास के जो उसकी पत्तियां होती है वो वहाँ पे वैक्सी कोटिंग रहती है, जिससे कि जो वाटर है वहाँ से लॉस ना हो सके। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कैक्टस हो गया, और उसके बाद में यूफोरबियाज हो गया, या फिर सेक ब्रश करके हो गया। अगर हम फोना की बात करते हैं, जैसे हमें रेप्टाइल मिल गए जो रेंगने वाले हो गए, या फिर जो छोटे छोटे मैमल हो गए, और जो बर्ड्स हो गए, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम अपना आगे देखें मैप के अंदर कि कहाँ पे क्या एरिया रहता है, तो जैसे कि हमने देखा ये जो हमारा ऊपर है पर्पल वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये हमें मिल गया आर्कटिक वाला या फिर एल्पाइन वाला एरिया मिल गया ऊपर नीचे। बाकी जो थोड़ा ये डार्क वाला हो गया। और बाकी अगर हम पोलर वाले एरिया में देखते हैं जहाँ पे, तो पोलर वाले में थोड़ा लाइट वेट कलर में इन्होंने एक तरीके से दे रखा है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, जैसे कि सन हमारा नीचे जाता है उस हिसाब से, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे देखने को मिले कॉनिफेरस वाले फॉरेस्ट मिल गए, यहाँ पे देखने को मिल गया, इस एरिया में देखने को मिल गए। और फिर जब हम लोगों ने यहाँ देखा, हमें फिर ट्रॉपिकल देखने को मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल हो गया जो हमारे डार्क वाला एरिया हो गया, जिसके अंदर हमारा इंडिया हो गया, या फिर जो हमारा ये पूरा जो ईस्ट इंडीज वाला एरिया हो गया, ये भी हम पर्टिकुलर देखने को मिल सकता है। इसके अंदर इंडोनेशिया वाला एरिया हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। इसके अंदर डेजर्ट तो हमें हर जगह पे वेस्टर्न साइड में मिलेंगे, जैसे कि ये पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, इंडिया वाला एरिया हो गया, फिर ये गल्फ वाला एरिया हो गया पूरा, फिर ये जो पूरी बेल्ट है हमारी अफ्रीका की, ये देखने को मिल गई। इसके अलावा नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो हमें ये वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ग्रासलैंड की बात करें तो जहाँ पे हल्का हल्का ग्रीन कलर है वो हमारा ग्रासलैंड वाला एरिया हो गया। और इसके अलावा सवाना वाला एरिया हमें देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल सेंट्रल टाइप में एरिया देखने को मिल गया। जैसे कि हमारा ये मिल गया कहाँ पे, अफ्रीका में मिल गया, या फिर हमारा ये साउथ अमेरिका साइड में मिल गया देखने को, ठीक है। या फिर ये हमारा ऑस्ट्रेलिया साइड देखने को मिल गया। तो ऐसे करके जो है आप इसको पर्टिकुलर एक तरीके से जो है माइंड के अंदर रिमेंबर कर सकते हैं इसको। आगे हम बढ़ते हैं एक्वेटिक जोन क्या होते हैं। तो जो एक्वेटिक जोन रहते हैं जनरली वो एरिया होता है, इसको हम बायोम के अंदर नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी पर्टिकुलर डिफरेंस रहता है ये सैलिनिटी के बेस पे रहेगा, या फिर जो वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट कैसे अवेलेबल हैं, या फिर जो वाटर के अंदर टेम्परेचर कैसा है, सनलाइट जो है वो कितनी गहराई तक वहाँ पे अंदर तक पहुँच पा रही है, उस हिसाब से जो है इसको किया जाता है नॉर्मली। तो नॉर्मली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर वाला सिस्टम। फिर इसके अलावा हमें क्या देखने को मिल गया, मैरीन सिस्टम मिल गया, एस्चुरी हो गई, कोरल रीफ हो गई, और मैंग्रोव हो गए। तो पहले हम लोग देखते हैं फ्रेश वाटर के बारे में। तो फ्रेश वाटर में जनरली हम लोग देखते हैं कि हमें दो तरीके से जो सोर्सेस है ये फ्रेश वाटर के मिलते हैं। एक तो होता है हमारा लोटिक, और दूसरा होता है लैंटिक। तो जो लोटिक का मतलब होता है कि जो मूविंग वाटर है, मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर रिवर या स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है और आगे चल के वो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। और लैंटिक वाटर वो होता है जो कि एक तरीके से ठहरा हुआ पानी है, जैसे किसी पॉन्ड में हो गया, या किसी वेटलैंड वाले एरिया में जो है वो स्टोर है वहाँ पे। तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं जैसे कि लोटिक वाटर सिस्टम में हमें क्या क्या मिल जाएगी, कोई स्ट्रीम मिल गई, कोई स्प्रिंग मिल गई, कोई क्रीक मिल गया, रिवर मिल गई, इस तरीके से। लैंटिक में हम लोग देखेंगे तो कोई पूल हो गया, कोई पॉन्ड हो गया, या कोई लेक मिल गई जनरली। फिर आता है मैराइन इकोसिस्टम। तो मैराइन में हम लोग नॉर्मली देखते हैं जो हाई लेवल ऑफ जो है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, डिजोल्व साल्ट। और नॉर्मली होता क्या है मैराइन वाले के अंदर, तो इसके अंदर हमें जैसे कि कोई पर्टिकुलर ओपन ओशियन मिल गया, या फिर डीप सी ओशियन मिल गया, कोई कोस्टल वाला सिस्टम मिल गया, ये हो गया एक तरीके से। तो हर जगह पे क्या है, अपनी अपनी इनकी जो है फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। अब बात करते हैं एस्चुरीज की। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब फ्रेश वाटर जो है रिवर से साथ में जाते हुए वो ओशियन में जाके मिल जाता है, तो ओशियन नॉर्मली क्या होता है, खारा होता है।
और उसमें फ्रेश वाटर मिल रहा है, तो आसपास का जो एरिया है वहाँ पे, तो ये नॉर्मली जो होता है, जो ये मिक्स होते हैं, जो टाइड वाला एक्शन होता है एक तरीके से, जो कि समुंदर की जो लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं एक तरीके से ओशियन के अंदर, तो उस वजह से जो है ये मिक्स हो जाता है, तो वहाँ पे जो है पर्टिकुलर एस्चुरी का निर्माण होता है। और नॉर्मली जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो वेस्टर्न वाला एरिया है वहाँ पे हमें क्या है, एस्चुरी देखने को मिलती है। और वही चीज अगर हम जो है कहाँ पे देखें, अपने ईस्टर्न साइड वाले में, तो ईस्टर्न साइड में हमें क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा वाला रीजन मिलेगा। तो जो डेल्टा वाला रीजन देखने को मिलेगा, तो वहां पे हमें मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट टाइप से, या फिर मैंग्रोव एरिया हो गया, ठीक है। और अगर हम वेस्टर्न साइड में देखेंगे इंडिया की, तो हमें वहाँ पे एस्चुरी देखने को मिलेगी। और नॉर्मली होता क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एस्चुरी की काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन, अगर हम रिवर और सी की बात करते हैं। अब इसके बाद आता है बायोस्फीयर। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो बायोस्फीयर वो एरिया होता है जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो कभी कभी इसको इकोस्फीयर करके भी बोल देते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर या लिथोस्फीयर है, थोड़ा थोड़ा जो इन तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पर्टिकुलर एरिया में मिल जाती है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, तो हम लोग उसको जो है बायोस्फीयर बोल देते हैं। और बायोस्फीयर में हम नॉर्मली अगर लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है ये देखना चाहें, तो अगर हम बात करते हैं ओशियन के सरफेस के अंदर, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, बिलो सरफेस ऑफ ओशियन में मिलेगा 660 फीट के आसपास। और अगर हम जो है एबव सी लेवल देखें, तो ये हमें मिलेगा 20,000 फीट के आसपास। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर आज का ख़त्म होता है। और इसका आप जो है टाइम से रिवीजन कर लेना, ताकि आपको जो है ये माइंड में रहे। बाकी जो सोर्सेस है वो जेन्युइन और ऑथेंटिक है, जो स्टैंडर्ड बुक और जो रेफरेंस बुक है वहीं से जो है कलेक्ट करके बनाया गया है पूरा वीडियो। तो इसी के साथ जो है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, इसलिए हमें सपोर्ट भी करें इसके अंदर, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।